नमस्कार, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट केस लॉ देखेंगे और कितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। देखते हैं प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के उद्देश्य का, जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। यह उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब अपनाया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। पेश 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और भारत के संविधान के उद्देश्य का उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के उद्देश्य का या प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। यह इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इसमें संविधान के बारे में सब कुछ बहुत ही संक्षेप में मौजूद है। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था, जिसे आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी जानते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव ने यह कहा था कि एक अधिनियम की प्रस्तावना उसके उन मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करती है जिसे प्राप्त करने का इरादा वह अधिनियम या कानून रखता है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य है जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है। प्रस्तावना का अध्ययन करने पे हमें निम्नलिखित विचार प्राप्त होते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना का अध्ययन करने पर हमें 4 प्रकार की ज्ञान होती है। पहला, संविधान का स्रोत क्या है। दूसरा, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, इसके उद्देश्यों का विवरण क्या है और भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है। अब आते हैं भारतीय संविधान के उद्देशिका को देख लेते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा अपनाई गई मूल प्रस्तावना में भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बताया गया था। आपातकाल के दौरान लागू वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द भी प्रस्तावना में जोड़े गए। प्रस्तावना अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य पढ़ी जाती है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया था, जिसके लागू होने की तिथि 3 जनवरी 1977 है। 42वें संविधान संशोधन के प्रवर्तन दिनांक कब है? 3 जनवरी 1977। संविधान की उद्देशिका में इस 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, अखंडता तथा समाजवादी, इन 3 शब्दों का समावेश किया गया है। धातव्य है कि इसे मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों का प्रावधान अंतः स्थापित किया गया है। यह भी धातव्य है कि प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। अब उद्देशिका की उपयोगिता क्या होती है, इसे समझ लेते हैं। एक बिल या फिर एक्ट या फिर कोई भी दस्तावेज जिसकी प्रस्तावना उस दस्तावेज का एक परिचयात्मक हिस्सा होती है, जो दस्तावेज के उद्देश्य, नियम और उसके दर्शन को समझाती है। एक प्रस्तावना दस्तावेज के सिद्धांतों और मूलभूत मूल्यों को उजागर करके दस्तावेजों का एक संक्षिप्त परिचय देती है। यह दस्तावेज के अधिकार के स्रोत को दर्शाती है। भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक प्रस्ताव है जिसमें देश के लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए नियमों और विनियमों के सेट शामिल है। इसमें नागरिकों के आदर्श को समझाया गया है। प्रस्तावना को संविधान की शुरुआत
शुरुआत माना जा सकता है जो संविधान के आधार पर प्रकाश डालती है। बेरूबारी यूनियन का केस जो कि 1960 में आया था, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1960 में निर्णित हुआ था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा ही नहीं, संविधान का अंग नहीं है, बल्कि इसे संविधान के प्रावधानों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत माना जाना चाहिए। तो ये बेरूबारी का केस इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस बेरूबारी के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो संविधान प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, किस केस में कहा गया था? बेरूबारी यूनियन 1960 सुप्रीम कोर्ट 845 के केस में कहा गया था। हालांकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूबारी यूनियन के केस को बदल दिया और यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, जिसका अर्थ यह है कि इसे संविधान का अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। हालांकि ऐसे संशोधन से संविधान का मूलभूत ढांचा नहीं बदला जा सकता। तो सबसे पहले यह किस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? तो यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में कहा गया। अब उद्देशिका में मौजूद विभिन्न शब्द एवं उनके अर्थों को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो समझते हैं, भारत के संविधान की उद्देशिका में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनके अर्थ को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह शब्द न केवल भारत के संविधान के स्वभाव को दर्शाते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि भारत किस प्रकार के राष्ट्र के रूप में कार्य करेगा। शुरुआत करते हैं हम भारत के लोग एवं प्रभुत्व संपन्न शब्द से। वाक्यांश हम भारत के लोग इस बात पर जोर देता है कि यह संविधान भारतीय लोगों द्वारा एवं उनके लिए निर्मित है और किसी भी बाहरी शक्ति द्वारा यह संविधान हमें नहीं सौंपा गया है। हमारा संविधान संप्रभुता की अवधारणा पर जोर देता है, जिसके बारे में महान पॉलिटिकल दार्शनिक एवं विचारक रूसो द्वारा भी बात की गई थी। प्रभुत्व संपन्न होने का अर्थ सभी शक्ति लोगों से निकलती है और भारत की राजनीतिक प्रणाली लोगों के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार होगी। सिंथेटिक एंड केमिकल लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1989 का केस जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डिसाइड हुआ था, में कहा गया था कि प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि राज्य के पास संविधान द्वारा दिए गए प्रतिबंधों के भीतर सब कुछ करने की स्वतंत्रता। तो प्रभुत्व संपन्न क्या है? प्रभुत्व संपन्नता यह है कि राज्य को संविधान के द्वारा दिए गए प्रतिबंधों के भीतर सब कुछ करने की स्वतंत्रता प्रभुत्व संपन्नता कहलाती है। ऐसा सिंथेटिक एवं केमिकल लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कहा गया कि कोई भी राष्ट्र अपना संविधान तब तक नहीं बना सकता जब तक कि वह संप्रभु ना हो। तो राष्ट्र का संप्रभु होना बहुत ही आवश्यक है। जब राष्ट्र संप्रभु होगा तभी वह अपना संविधान बना सकेगा। अब अगला शब्द है समाजवादी। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह शब्द समाजवादी जोड़ा गया। समाजवाद एक ऐसे आर्थिक दर्शन के रूप में समझा जा सकता है जहां उत्पादन और वितरण के साधन राज्य के स्वामित्व में होते हैं। हालांकि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, जहां राज्य के अलावा निजी क्षेत्र के लोगों द्वारा उत्पादन का कार्य किया जा सकता है। यह एक राजनीतिक आर्थिक प्रणाली है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करती है, मतलब कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सामाजिक दर्शन के रूप में समाजवाद सामाजिक समानता पर अधिक बल देता है। मिनर्वा मिल लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का मामला जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डिसाइड किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक पीठ थी। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने समाजवाद को इस प्रकार समझाया था कि राष्ट्र संविधान में मौजूद मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांतों के आपसी समन्वय के द्वारा अपने लोगों के सामाजिक आर्थिक न्याय को दिलाने का प्रयास करता है। ऐसा मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में कहा गया। एयर इंडिया वैधानिक निगम वर्सेस यूनाइटेड लेबर यूनियन एवं अन्य 1997 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संपत्ति संबंधों, कराधान, सार्वजनिक व्यय, शिक्षा और सामाजिक सेवाओं में परिवर्तन किया जाना संविधान के तहत एक समाजवादी राज्य की अवधारणा को वास्तविकता में बदलने के लिए आवश्यक है। अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष।
उद्देशिका में पंथ निरपेक्षता की परिकल्पना जिस प्रकार से की गई है उसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और सभी व्यक्ति समान रूप से अपने विवेक की स्वतंत्रता के हकदार होंगे और वे अपने पसंद के धर्म को अपनाने, उसका अभ्यास करने और उसका प्रचार करने के लिए स्वतंत्र रूप से अधिकार प्राप्त करेंगे। एसआर मुंबई बनाम भारत संघ 1994 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने पंथ निरपेक्षता की अवधारणा को संविधान की मूल विशेषता के रूप में अभिनिर्णित किया था। संविधान पीठ में 5 न्यायाधीशों की बेंच होती है। जब 5 न्यायाधीशों की बेंच को कोई मामला रेफर किया जाता है उसे संविधान पीठ कहा जाता है। लोकतंत्रात्मक यह इंगित करता है कि संविधान ने सरकार का एक ऐसा रूप स्थापित किया जो लोगों की इच्छा से अपना अधिकार प्राप्त करती है। सत्ता चलाने वाले शासक लोगों द्वारा चुने जाते हैं और उनके प्रति जिम्मेदार होते हैं। गौरतलब है कि लोकतंत्रात्मक एवं गणराज्य शब्दों को अलग अलग समझने के बजाय एक साथ समझा जाना चाहिए। जैसा कि आर.सी. पौड्याल एवं अन्य वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1993 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हमारे संविधान में लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ है लोगों की शक्तियां, इसका संबंध लोगों द्वारा शक्ति के वास्तविक, सक्रिय और प्रभावी अभ्यास से है। दरअसल लोकतंत्र एक बहुपक्षीय प्रणाली है। यह सरकार के प्रशासन को चलाने में लोगों की राजनीतिक भागीदारी को संदर्भित करता है। यह उन मामलों की स्थिति को बताता है जिसमें प्रत्येक नागरिक को राज्य व्यवस्था में समान भागीदारी के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। मोहनलाल त्रिपाठी बनाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 1992 का केस है। इस मामले में भी यही कहा गया था। अब अगला शब्द है गणराज्य। एक गणराज्य के विपरीत जिसमें राज्य के प्रमुख को वंशानुगत आधार पर अपने जीवन भर के लिए सत्ता चलाने हेतु नियुक्त किया जाता है। एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य ऐसी इकाई है जिसमें राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं है। भारत का प्रत्येक नागरिक देश के राष्ट्रपति बनने के योग्य है। भारत के संविधान की प्रस्तावना कितनी खास है? अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत के संविधान के उद्देश्य का भारत के लोगों से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय का वादा करती है। हमारी उद्देशिका हमें यह स्वतंत्रता देती है कि हम अपने कृत्यों, अपनी आस्था, अपने विचारों इत्यादि के संबंध में उचित चुनाव कर सकते हैं। संविधान की उद्देशिका हमें यह भी बताती है कि एक राष्ट्र की एकता केवल समूहों की एकजुटता भर नहीं है। यह बताती है कि एक वास्तविक एकता तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन दिया जाए। उद्देशिका यह भी बताती है कि यदि वह व्यक्तिगत गरिमा का सम्मान किया जाएगा तो राष्ट्र को डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए संविधान की उद्देशिका लिबर्टी का एक चार्टर है। इसकी मूलभूत संरचना प्रगतिशील है जो इसे सबसे अलग बनाती है। अब आइए इसके इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस जहां जहां से बनते हैं उसे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो बनता है, संविधान की उद्देशिका किस पे आधारित है? तो संविधान की उद्देशिका जो है वो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था वह कब पारित हुआ? संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ या अपनाया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अगला सवाल यह बन जाएगा आपका कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 से भारत का संविधान लागू है, जिस दिन गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। गोलकनाथ का केस महत्वपूर्ण है। गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में न्यायाधीश सुब्बा राव ने कहा था कि एक अधिनियम की प्रस्तावना उसके मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करती है जिसे प्राप्त करने का इरादा वह अधिनियम या कानून रखता है। अगला केस जो कि इम्पोर्टेंट है, अगला केस इम्पोर्टेंट यह है कि गोलकनाथ का केस तो आपने समझ लिया। गोलकनाथ के केस में क्या कहा गया कि किसी भी अधिनियम या दस्तावेज, किसी भी अधिनियम की प्रस्तावना उस अधिनियम के उद्देश्य को बताती है जो वह अधिनियम बताता है।
अब अगला केस आता है बेरूबारी यूनियन का केस। यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस बेरूबारी यूनियन के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा ही नहीं है। तो प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। किस केस में कहा गया था? बेरूबारी यूनियन का केस 1960 में जो कि आया था। पहली बार यह किस केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? तो यह कहा गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में, जो 1973 में आया था। और इस मामले में क्या कहा गया था? प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, अभिन्न अंग है, यह इस मामले में कहा गया था। फिर कौन सा केस आता है? फिर एक केस आता है भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अन्य वर्सेज। यह केस आता है, इस मामले में यह कहा गया था कि प्रस्तावना भारत के संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना भारत के संविधान का अभिन्न अंग है। यह किस मामले में कहा गया था? यह भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अन्य वर्सेज कंज्यूमर एजुकेशन और रिसर्च अन्य, यह 1995 का केस था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या क्या जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 चीजें जोड़ी गई थी। भारत के संविधान का भाग 4A, जिसमें अनुच्छेद 51A है, किश्वर सिंह की समिति की सिफारिश पे था। और क्या था इसमें? और इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यह 3 शब्द जोड़े गए थे। उम्मीद करता हूं कि सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को मैंने कवर करने की कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर अच्छा लगा तो। और बेल आइकॉन भी टिक कर दीजिएगा ताकि अगर कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यह स्टोरी जो थी वो लिखी गई थी स्पर्श उपाध्याय के द्वारा और अंकुर पंडित के द्वारा एडिट की गई थी। धन्यवाद।